हेलो बाबूराव। अगला क्वेश्चन देखिए। इसने बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि इनके गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड में एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं कैसे। अब फिर देख लीजिए, एक बार पहला सवाल देखिए। इनके हम गुणनखंड लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 12 12 क्या आ जाएंगे, मुझबानी भी लिख सकते, 2 गुना 2 गुना 3, दो दूनी चार, चार के 12। 15 के भी लिख लीजिए आप, 15 क्या आ जाएंगे, 3 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड। 21 के क्या हो जाएंगे, 3 गुना 7, 3 सते 21। अब हम बात करते हैं इसके एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में से क्या कॉमन है। दोनों में जो दो, ये दोनों नहीं, तीनों के, बल्कि जो तीनों के जो अभाज्य गुणन है खंड है, उनमें कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है ना। तो इनमें उभयनिष्ठ देखेंगे हम, उभयनिष्ठ क्या है, इनमें सब में 3 है। सब में क्या है, 3 है। जो 3 गुणनखंड है वो सभी में है। तो इसलिए आपने ऐसे लिख दिया कि भाई 12 15 और 21 का अब एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि इनमें 3 ही है जो कॉमन है। या तो कॉमन बोल दें, या तो इंग्लिश में कॉमन बोल दो, या तो बोल दो उभयनिष्ठ। अगला सवाल दूसरा। दूसरे में क्या क्या दे दिया, 17। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 को 17 ये लिख देंगे, है ना। और 23 ये सारी खुद ही है, 23 23 है, 29 29 है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ तो क्या हो जाएगा इनका, कुछ कॉमन है इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं हम, 1 लिख देंगे ना। तो सब में क्या आ जाएगा, सब में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इनका, 1। तो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब भाई अच्छा, इसका ऊपर वाले का एलसीएम नहीं निकाला अभी हमने। 17 23 29, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाला, एक बार हमने छोड़ दिया इसमें गलती से। एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम 12 15 और 21। एलसीएम में क्या करते हैं हम, ये जितने भी गुणनखंड हैं, ये जितने भी गुणनखंड हैं, इनमें सबसे बड़ी घात ले लेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा घात होगी। तो हमने देखा दो, 2 बार है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 बार लिख दोगे, जो सबसे ज्यादा बार होगा। 3 सब में 1 1 बार है, तो 3 लिख दिया। 5 एक बार है, 5 लिख दिया। 7 एक बार है, 7 लिख दिया। इनको गुणा कर लेते हैं, दो दूनी चार, चार पंजे 20 20 दिया 60, 6 से 42 कितना आ जाएगा, ये 6 से 42 420 आ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, है ना। आसान है। अगले में चलते हैं, इसमें दूसरे में। अब इस कैल्शियम की बात करें, इस कैल्शियम में तो कुछ होगा नहीं, सब क्या अभाज्य गुणनखंडों को गुणा कर देंगे। तो ये सारे के सारे हैं 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 गुणा 23 गुणा 29। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मैं सीधी सीधी लिख दूं क्या, है ना, देर लग जाएगी आपको, सिंपल है, गुणा करनी है 17 गुणा 23 गुणा 29। तो इसकी गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 11,339। करके देखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है, आप कर लेना। अगला है 8 9 25। 8 9 और 25 की बात कर लेते हैं। इनके गुणनखंड लिख लेते हैं हम, 8 के 9 के 25 के। 8 9 और 25, 8 के गुणन अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2, दो नीचा नहीं 8। 9 के क्या हो जाएंगे, 3 गुना 3। 5 के क्या हो जाएंगे, सॉरी 25 के, 25 के क्या हो जाएंगे, 5 गुना 5। अब हमारी बात थी कि भाई इनके उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन कॉमन ले लेंगे, गुणनखंड कॉमन कुछ है ही नहीं। कॉमन तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक तो है ही, कुछ नहीं है तो एक तो है ही। तो इसीलिए इसमें भी क्या लिख देंगे, एचसीएफ किस किस का, 8 का, 9 का और 25 का एचसीएफ हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि कुछ है ही नहीं एक के अलावा, एक ही गुणनखंड है जो कॉमन है तीनों में। एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम में क्या लिखेंगे, एलसीएम 8 का, 9 का, 25 का एलसीएम हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। तो आप ये देखिए यहाँ पे सबसे दो, दो की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है ना, औरों में तो है ही नहीं, करिए 2 की घात 3। और 3 में क्या हो जाएगा, 3 3 बार 2 बार हो जाएगा, है ना, 3 की पावर 2। और 5 2 बार है, तो 5 की घात, तो इसको गुणा कर देंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 5 25, है ना। थोड़ा और सोल्व करें आप इसको आसानी के लिए, जरूरी नहीं पहले इनको करो, इनको कर दो पहले। 25 अठे 200 होता है ना, 200 गुणा 9 1800 हो गया। ये आ गया इसका एलसीएम।
अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए, इसने बोला कि 306 और 657 का HCF 9 है। इसने हमें इनका HCF दे दिया और बोला एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात कीजिए। पता है इसने हमें क्या किया, 306 और 657 का HCF दे दिया और एलसीएम पूछ लिया। तो हमें एक बात पता है कि भाई जो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्या है, एक संख्या ये फर्स्ट होगी, ठीक है, और एक संख्या ये होगी। इन दोनों संख्याओं की गुणा किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों संख्याओं का HCF और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। ये एक तरह से हमारा सूत्र है जो हमें पता है ना। ये आपका सूत्र है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और उन्हीं संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ, उन्हीं संख्याओं का एलसीएम गुणा में एचसीएफ, उन्हीं संख्याओं की गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा। बात आई समझ में, दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ, बात एक ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब इसी की मदद से इस तरह का छोटा सा सवाल आ जाता है 1 नंबर में, आसान सा है बिल्कुल। हम क्या करेंगे, दो संख्या पता है हमें, 306 है और 657 है, इनका एचसीएफ पता है, एलसीएम, तो यहाँ पे दो संख्या लिखने, इसमें लिखो या इसमें लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। एक पहली संख्या लिख दी 306, दूसरी संख्या लिख देंगे 657, एचसीएफ लिख दिया 9, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देंगे क्योंकि एलसीएम तो निकालना है। अब सिंपल सा है, एलसीएम कैसे निकाल देंगे भाई, इस 9 को इसके नीचे ले आएंगे, है ना, यहाँ पे एलसीएम रह जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, एलसीएम बराबर है 306 गुणा में 657 भाग में 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 नीचे आ गया इस तरफ। अब हमारा काम है इस 9 से कैंसिल कर दे, क्या होता है क्या है, ऐसे करके देख सकते हो आप, और चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, है ना, दोनों को, या तो सीधा सीधा 9 3 27, 3 9 चौक 36, है ना, तो हो गया। तो ऐसे भी कर दो, या तो सीधा 9 3 27 और 9 चौक 36 34। अब इनकी गुणा कर देते हैं हम, किस किस की, 657 और ये 7 है भाई, 34 की गुणा कर दो आप, ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 24 और 2 26, क्रॉस लगा देंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 17 का 7 कैसे लगेगा 1, 3 छिक 18, 18 और 1 19, जोड़ दो भाई इसको, 8 3 7 और 6 13, 9 और 11 12 और ये हो जाएगा 2, तो आएगा 22,338, है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 22,338। एलसीएम पूछा था और निकाल दिया हमने, 22,338। अब बात करते हैं इस सवाल की। इसने बोला हमें जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। इसने दे रखे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मतलब क्या होता है भाई, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 8 है, 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड यही होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। तो जो 8 है एक भाज्य संख्या है, तो जो भाज्य संख्या है इस भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं जो वो अद्वितीय होंगे, अद्वितीय मतलब यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब हो गया भाई इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। हम ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख दें, 8 के यही होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप इसी तरह 20 के ले लो, 20 एक भाज्य संख्या है, इस भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो क्या जाएगा, 2 गुणा 5, तो ये तीन ही मिलेंगे। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 5, तो इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो इसी को बोलते हैं हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। इसका मतलब क्या है, और भी आप कोई भी देख सकते हो, 15 है, 15 को कैसे लिख दोगे आप, 15 भाज्य संख्या है, 3 गुणा 5, है ना। 50 लिख देते हैं, 50 क्या जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये जो इधर वाली हैं सारी की सारी, ये सारी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और इन भाज्य संख्याओं के इधर वाले अभाज्य गुणनखंड हैं।
जो ये अभाज्य गुणनखंड है ये यही रहेंगे, इसके अलावा हम कुछ भी अपने आप से चेंज नहीं कर सकते। तो 50 की जब बात करोगे तो हमेशा 2 5 5 रहेंगे। 15 की बात करेंगे तो 3 गुना 5 रहेगा। 20 की बात करेंगे तो 2 गुना 5 रहेगा। 8 की बात करोगे तो 2 गुना, मतलब कि ये अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब यूनिक है, मतलब इसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। तो अब ये पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, यही तो किया हमने। ये सारी की सारी हमारी इधर वाली भाज्य संख्या थी, और ये इधर वाली भाज्य संख्या है। इन भाज्य संख्याओं को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, है ना। और एक बात और जोड़ दी इसने, क्या बोला, यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, मतलब इसके जैसा कोई नहीं होता, ये यूनिक होता है। इंग्लिश में अद्वितीय के लिए क्या वर्ड है, यूनिक। यूनिक मतलब भाई इसके जैसा कुछ नहीं। इसका जो क्रमांक है, क्रमांक बदल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे 50 है, 50 में अगर हम ऐसे लिख दें 2 गुणा 5, सॉरी 2 तो पहले ही आ गया, खैर हम ऐसे लिख दें 5 गुणा 2 गुणा 5, या ऐसे लिख दें 5 गुणा 5 गुणा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बात तो वही रहेगी। तो इसमें यह है कि जो जितनी भी हमारे भाज्य संख्याएं हैं, ये इन भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और ये अद्वितीय होगा। इसके क्रम को बदल दें, ऑर्डर को बदल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे पीछे लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सिंपल सी बात यह है भैया कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में बदल सकते हैं, मतलब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं किसी भी भाज्य संख्या को, और वो वही रहेगा, कोई बदल नहीं सकते। अब इसी पे थोड़ा इसका जरूरत पड़ती है, लिखते हैं इस वाले सवाल में। इसने बोला कि भाई यहाँ ये दे दिया इसने 6 की घात में n है, 6 की घात में n दे दिया इसने। तो बोला n का मान कोई भी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हमें पता है ना, प्राकृत संख्या क्या होती है भाई, प्राकृत संख्या हो जाएगी 1, है ना, कुछ भी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और आगे चलती जाएगी। तो बोला यहाँ पे 6 की, आप 6 की जगह 1 ले लो एक बार, तो 6 आ गया। 6 की जगह 2, n की, सॉरी n की जगह क्या ले लेंगे, 2 ले लेते हैं, n की जगह बदल बदल के देख लेते हैं। 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। n की जगह 3 ले लो भाई, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 ये मेरे ख्याल से 216 हो जाएगा। इस तरीके से ये कहता है n की जगह आप कुछ भी ले लो, कुछ भी का मतलब हो गया सिर्फ कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक। तो कुछ भी लेने से क्या कि लास्ट में इनके जीरो आ सकता है, जैसे ये तो 6 आ गया, ये 36 आ गया, ये 216 आ गया। तो इसने हमसे सवाल किया, क्या भाई यहाँ पे n की संख्या में चाहे कुछ भी ले लूं, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे n की बजाय कोई प्राकृत संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इंफिनिटी, है ना, कितना भी ले लेंगे, तो क्या n के किसी भी मान से इसके आखिरी में जीरो आ जाएगा, इन तीनों में तो आया नहीं जीरो। ये सवाल है, पहले तो सवाल ही समझ में आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये होगा कैसे, आपको लिखना कैसे है। ये लिखने वाला सवाल है, हल नहीं करना इसमें कुछ ज्यादा। देखिए हम ये लिख देंगे कि जिसके कोई भी अंक है अगर वो जीरो से समाप्त होता है, कोई भी संख्या जीरो से समाप्त होती है, जैसे 10 जीरो से समाप्त होती है, 20 50 100, है ना, 40, ये सारी 10 अंक, इनका आखिरी अंक जीरो है, तो ये सारी पक्का पक्का 5 से तो भाग होंगी, पक्का पक्का 5 से भाग होंगी। जो संख्या जिसका आखिरी अंक जीरो है या जीरो पे समाप्त होती है तो वो 5 से भाज्य होगी। तो हम यही बात लिख देंगे कि भाई जो 6 की पावर n है ना, जो 6 की पावर n बोल दो या 6 की घात n बोल दो, 6 की घात n है, यहाँ पर ये इसके अंत में, इसके आखिरी में, या ये बोलेंगे जीरो के साथ समाप्त हो सकती है अगर ये पूरी संख्या 6 से भाग हो जाए, सॉरी 5 से भाग हो जाए, क्योंकि आखिरी में जीरो है, आखिरी में जीरो तो 5 से भाग होना पड़ेगा, है ना। तो हम ये बात लिख देते हैं, 6 की घात n अंक जीरो के साथ समाप्त हो सकती है, अंक जीरो के साथ समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है यदि यह 5 से विभाज्य हो जाए, यदि यह 5 से भाग हो जाए, 5 से भाग हो जाए, या इसको हम लिख देंगे विभाज्य हो, 5 से भाग हो जाए।
5 से भाग होना बहुत जरूरी है ना। 5 से भाग होने का मतलब ये हो गया कि भाई इसका गुणनखंड 5 होना चाहिए, अर्थात लिख लूं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात 6 की घात n का गुणनखंड गुणनखंड 5 होना चाहिए। हमने बोला भाई ये 0 के साथ समाप्त हो जाएगा अगर ये 5 से भाग हो जाए, कोई भी संख्या 5 से भाग होती है, ये 5 से भाग होती है तो इसका गुणनखंड पक्का 5 मिलेगा ना, इसका गुणनखंड क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखो इनका सबका है ना, ये क्या हो जाएगा भाई, है ना, इस तरीके से सबका 2 गुना 2 गुना 4, 5 गुना 5 और 100 ये हो जाएंगे 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 5। तो ये सारे के सारे देखो सब में 5 है, क्योंकि अंक आखिरी 0 है, अगर अंक आखिरी 0 तो 5 से तो भाग पक्का होंगे, मतलब 5 का गुणनखंड होगा। इन सब का गुणनखंड 5 है, सबका गुणनखंड 5 है, क्योंकि ये अंत में इनके 0 है सबके। तो इसी तरह हमने यहाँ बोल दिया। अब भाई ये जो दे रखा है इसने 6 की घात n अंक 0 के साथ समाप्त हो सकता है यदि 5 से भाग हो जाए, और 5 से भाग होने का मतलब है कि 5 इसका एक गुणनखंड होना चाहिए, है ना, 5 इसका गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। हम यहाँ पे लिख देंगे परंतु यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, ध्यान से देखिए, 6 की घात n, 6 को मैं लिख दूंगा 2 गुना 3 सारे की घात n, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, 2 की घात n गुणा में 3 की घात n। हमने ये देखा यहाँ पे जो 6 की घात n है उसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n और 3 की घात, मतलब कुल मिला के ये आ गया हमारा, तो 6 की घात n है तो इसमें 2 ही गुणनखंड है, 2 और 3, है ना। तो हम लिख देंगे कि भैया जो 6 की घात n के केवल 2 गुणनखंड है, केवल 2 व 3, ऐसे लिख देंगे, केवल क्योंकि आ गया ना 2, है ना, केवल केवल 2 व 3 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। हमें तो 5 चाहिए था, 5 तो इसमें है ही नहीं, है ना। तो 6 की घात n के केवल 2 गुणनखंड है, कौन कौन से हैं, एक तो 2 है और एक 3 है, ये देख लिया हमने। हमें चाहिए था 5 पर, लेकिन 5 इसमें है नहीं, तो अब आपको एक लाइन लिख देंगे, वो अभाज्य इसकी वाली क्या बोलते थे, जो थ्योरम थी हमारी, क्या थी, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, क्या लिख दोगे, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, क्या लिखोगे, ये लिखने वाला क्वेश्चन है सारा का सारा। अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय, ये लाइन बेटा लिखनी पड़ेगी, है ना, याद ही कर लो इसको, आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय, अद्वितीय पूरा अच्छे से, अद्वितीयता, 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 यूनिकनेस हमें निश्चित करती है, हमें निश्चित करती है कि 6 की घात n के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड 2 व 3 के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, 2 व 3 के अतिरिक्त नहीं लिख दें, और नहीं है। अब भाई इसके 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, 2 व 3, हाँ तो अब इसमें 5 तो है ही नहीं, 5 नहीं होगा तो इसके आखिरी में 0 भी नहीं आएगा, तो इसीलिए ये 3 निशान किसके होते हैं, इसीलिए, है ना, इसलिए में क्या लगा दोगे आप, ये 3 बिंदु लगा देते हैं, है ना, क्या बोल देते हैं इसको, इसलिए 6 की घात n, n के किसी भी, n की वैल्यू यहाँ पे कोई भी रखो आप, n की वैल्यू इसमें जो 6 की घात n है, n चाहे कुछ भी रखो लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 की घात n में n के किसी भी मान के लिए, में n के किसी भी मान के लिए
यह अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, या यह अंक 0 के साथ समाप्त नहीं होगा। यह अंक 0 के साथ समाप्त नहीं होगा। ये इस तरीके से हो गया। आपको सिंपल सी बात बतानी है इसको कि भैया 0 से समाप्त हो सकता है अगर उसका 5 गुणनखंड हो, है ना। उसके लिए 5 गुणनखंड होना जरूरी है। लेकिन जो 6 की घात n है इसके तो 2 और 3 गुणनखंड है। 2 और 3 गुणनखंड के अलावा कोई वो अभाज्य गुणनखंड है नहीं। तो ये बात लिख दोगे आप, ये थ्योरम है हमारी, ये प्रमेय है। क्या प्रमेय है भाई? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें निश्चित कराती है कि 6 की घात n के गुणनखंड 2 व 3 के अतिरिक्त और नहीं है। ये लाइन अवश्य लिखेंगे और फिर लिख देंगे भैया नहीं हो सकता 0 के साथ समाप्त। इसने बोला व्याख्या कीजिए, मतलब हमें समझाइए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13, और दूसरा क्या दे दिया 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं हमें पता है, भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। 8 भाज्य संख्या है, क्यों? 2 है गुणनखंड, है ना, 4 है गुणनखंड, 8 है और 1 भी है ना। एक और खुद तो सभी के होते हैं, जैसे 7 है, 7 का एक तो 1 हो जाएगा गुणनखंड और एक 7 हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है ना। तो इसने हमें बोला ये दिखाओ भाज्य, भाज्य संख्या दिखाने का मतलब ये है कि उसके गुणनखंड आप 2 से ज्यादा दिखा देंगे। ठीक है, तो 2 सवाल दे रखे हैं इसने, एक इधर कर देंगे एक इधर कर देंगे। पहले इसने दिया 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। तो इसमें एक काम करेंगे हम, जो इसमें उभयनिष्ठ है, कॉमन जो आता है, एक जैसा जो है, कॉमन उभयनिष्ठ कुछ ही बोलो, उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर मतलब बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से बाहर ऐसे करके, है ना। तो जब इसको बाहर पकड़ के खींचोगे आप 13 को, इसकी मुंडी पकड़ोगे तो अंदर बचेगा 7 गुणा 11, इसकी जगह 1 बच जाता है ना, इसकी जगह 1, और जमा में यहाँ भी 1 बचेगा। हमने क्या किया भाई, ये जो 13 बाहर निकाल लिया आपने, तो 13 के स्थान पे दोनों जगह क्या लिख दोगे, 1 1 लिख दोगे, क्योंकि वापस अगर इसको आप 13 से गुणा करोगे, अगर इस 13 से हम इसको वापस गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 13 आ जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और अंदर हल कर देते हैं थोड़ा सा। 13 गुणा में अंदर क्या हो गया, 11 से 77, 1 से तो कुछ होना जाना है नहीं, जमा 1, तो ये क्या हो गया 13 गुणा 78, 13 गुणा 78। तो देखिए जो ये संख्या दे रखी इसने 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13, इसके दो गुणनखंड तो पक्का यही हो गए 78 और 13, दो तो हो ही गए ये, एक तो एक भी होगा इसका गुणनखंड, भाई संख्या का गुणनखंड एक तो एक भी होगा, और एक जो संख्या इसको आप पूरा हल करोगे तो वो जो संख्या होगी वो भी हो जाएगी। एक तो एक सबका होता है, वो संख्या खुद सबकी होती है, लेकिन उसके अलावा 13 और 78 भी हो गए। तो इससे ये साबित होता है कि ये भाज्य संख्या है। और भी इसमें तो 78 के तो और भी टुकड़े कर सकते हैं आप, है ना, मतलब गुणनखंड कर सकते हैं। 2 भी हो जाएगा इसका ना, जो भी इसमें से 2 से भाग कर देंगे, कितना आ गया यहाँ पे हमारा 2 तिया 6 और 2 6 18, अब 36 के और हो जाएंगे, 13 गुणा 2, 36 के क्या क्या लिख दोगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कितने सारे गुणनखंड हो गए। तो जो ये संख्या है हमारी, हमने इसको इस रूप में लिख दिया, तो भैया इसके इतने सारे गुणनखंड है, तो ये तो भाज्य है। और भाज्य की डेफिनेशन क्या थी, हमारी परिभाषा ये थी कि जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, इस संख्या के कितने सारे गुणनखंड हो गए, दुनिया भर के गुणनखंड हो गए, इसको तो देखो, है ना, गाड़ी भर की कितने सारे गुणनखंड है, तो हम कह देंगे यह भाज्य संख्या है। दूसरा भी ऐसे ही कर देते हैं, दूसरे की बात कर लेते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 जमा 5, जो पिछले में किया था इसमें भी कर देंगे। पिछले में क्या किया था, जो दोनों में से उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वो निकाल देंगे, बाहर निकाल के इसकी मुंडी पकड़ के बाहर खींच देंगे, ये दो भाई 7 गुणा 6, क्योंकि ये तो 5 तो निकल गया, तो उसकी जगह 1, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 1, जहां तहां 5 था वहां पे आपने 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि हम इसको बाहर निकाल चुके हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको हल कर देते हैं, हल कैसे करेंगे, हल ऐसे कर देंगे, करो भाई कैसे करेंगे, 7 गुणा 6, 7 6 42, है ना, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 7 6 42, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, और जमा में 1। अब क्या करना पड़ेगा हमें, 42 और 24 की गुणा कर दो भाई।
24 दूनी 48, ऐसा लगे 4, 24 दूनी 48, 24 चौके 96, 96, 96 और 4 कितने होते हैं, 96 और 4 100। ये आ गया भाई 5 गुना में, अभी तो ये देखो ये यहाँ पे लिखूं क्या मैं, 1008 जमा 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 गुना 1009। ठीक है, तो जो ये हमारी जो संख्या लिखी थी इसने 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 2 1 जमा 5, इसको हम क्या लिख देंगे 5 गुना 1009, है ना। तो हम ये कह देंगे भाई इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए, क्यों, एक तो एक ही होगा, पक्का होगा एक, और एक क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड, वो संख्या भी हो जाएगी। जो ये संख्या, इसको अगर हम हल करें तो इसका कुछ तो मान आता होगा, तो एक तो इसका गुणनखंड हो गया, वो एक संख्या होगी, इसके अलावा 5 हो गया, इसके अलावा 1009 हो गया, 4 गुणनखंड हो गए इसके, है ना। बताइए समझ में, तो क्या कह देंगे इसके गुणनखंड एक के अलावा 5 और 1009 भी है, तो इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं। जब गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं तो वो भाज्य संख्या है। क्या है, आप नीचे लाइन लिख देंगे, इनके गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। लिख दूं, एक में लिख दूं, इसमें भी लिखना था हमें, इनके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं। यहाँ पे आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं, क्यों, एक भी है इसके अलावा, और ये संख्या खुद, इसको जो पूरे का हल कर देंगे कुछ तो मान आएगा, तो वो 2 तो मैंने लिखे नहीं इसके, एक होगा एक, और एक वो संख्या खुद होगी, और 2 ये जो 4 हो गए ना, तो इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए या अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। इसने कहा था व्याख्या करो भाई, कर दी व्याख्या। अगला सवाल देखिए, इसने बोला किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्या क्या बोला भाई इसने हमें, ये बोला एक खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, एक गोल, और ये कैसा आ गया भैया, ये ग्राउंड है हमारा, सर्कुलर पार्क ग्राउंड कुछ ही बोलो, तो यहां से सपोज करो ये यहां से शुरू करते हैं दौड़ लगाना, ये इनका पॉइंट है स्टार्टिंग का। ठीक है, तो जो लड़की है सोनिया, एक लड़की है सोनिया, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा देगी, यहां से दौड़ना शुरू करेगी, दौड़ेगी इसके ऊपर, दौड़ेगी ट्रैक के ऊपर, मैं इस पे ले लेता हूँ ना, ये यहाँ से दौड़ेगी लड़की, यहाँ से दौड़ेगी 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 दौड़ेगी, और 18 मिनट में वापस यहाँ, 18 मिनट में वापस यहाँ आ जाएगी। तो सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। आगे इसकी बात सुन लेते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो रवि लड़का है वो थोड़ा भाई बड़ा है, इसे तेज है, तो रवि क्या ले लेता है 12 मिनट, है ना, वो थोड़ा जल्दी लगा देगा। रवि को बोलेंगे चक्कर लगा, तो यहाँ से वो भी शुरू करेगा, वो भी शुरू करेगा, और एक चक्कर कितनी देर में लगा देगा, एक चक्कर 12 मिनट में लगा देगा। अब इसने हमसे सवाल क्या पूछा, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। मतलब क्या हुआ भाई, ये दोनों बच्चे दौड़ लगाना शुरू करेंगे, एक ये है ना, और एक ये है, दोनों को जो ना विसल जो सीटी मारेंगे एक साथ, तो दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया, इस तरफ दोनों दौड़ेंगे, है ना। तो लड़का तो वापस कितनी देर में आ जाएगा 12 मिनट में, लड़की कितनी देर में आ जाएगी 18 मिनट में, तो आगे पीछे, लड़का तो पहले आ गया 12, है ना, लड़का तो क्या हो जाएगा यहाँ से घूम के फटाफट आ गया 12 मिनट में, लेकिन लड़की को आने में 18 मिनट लग जाएंगे, लड़का तो इससे आगे रहेगा। तो इसने हमसे सवाल किया भाई ये कितनी देर बाद एक बार दोनों इकट्ठे यहाँ पे मिलेंगे ना, कितनी देर बाद इकट्ठे, ऐसे तो मुंहजबानी भी कर सकते हैं हम, जैसे कि एक चक्कर लगाया इस लड़के ने 12 मिनट बाद, है ना, लड़की ने एक चक्कर लगाया 18 मिनट बाद, लड़के ने फिर एक चक्कर लगाया 24 मिनट हो गए, लड़की ने फिर एक चक्कर लगाया, दो चक्कर में 36 मिनट हो गए, लड़के ने फिर एक चक्कर लगाया, तो कितने हो गए 36, 12 3 36, तो लड़के ने 3 चक्कर लगाए 36 मिनट में, लड़की ने 2 चक्कर लगाए 36 मिनट में, ये हो जाएगा। लड़की तो तीसरा राउंड लगा के जब यहाँ आएगी, सॉरी दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी लड़की सोनिया, उसी टाइम तक लड़का तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे सोच के देखो आप आराम से, ऐसे मुंहजबानी हो जाएगा, लेकिन हम इसको करेंगे अपने
एलसीएम की मदद से। वैसे छोटा सा है भाई, लड़के ने तो 12-12 मिनट के 3 राउंड लगा दिए, लड़की ने 18-18 मिनट के 2 राउंड लगाए। तो 36 मिनट बाद वापस यहाँ आ जाएंगे, 36 मिनट होंगी पूरी, तो लड़की 2 राउंड कंप्लीट करके आएगी यहाँ पे, और लड़का 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे एक ही स्थान पर चलना आराम करते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो वो क्या लिख देंगे, 18 व 12 के एलसीएम। ये जो 18 व 12 का एलसीएम होगा, जो हमारा इसका एलसीएम होगा, वही इसका उत्तर होगा। तो 18 का एलसीएम दो तरीके हमारे, पहले गुणनखंड से निकालते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 3 12, 2 दूनी तो 6 6 3 18। अब हम इसका एलसीएम एलसीएम कैसे लिख लेते थे, एलसीएम याद है आप लोगों को, एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम में जितने भी गुणनखंड हैं उनके सबसे बड़ी घात लिख देते थे, है ना। तो जैसे 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 2 लिखेंगे, है ना, मतलब 2 घात लिख देंगे। 3 की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 की घात 2 वाला लिख देंगे, है ना। तो ये हमारा एलसीएम आ, दूनी 4 4 नीम 9 चौक 36, 36 मिनट आ जाएगा। तो वे पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे, क्या लिख देंगे, दोनों खिलाड़ी पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे, ऐसे उत्तर लिख देंगे आप, है ना। इतना सा सिंपल एलसीएम निकालना था हमें इसका।